हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हालचाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। सो 8 फरवरी को इंस्टीट्यूट ने सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो कई सारे बच्चे थे जो कि सर पास कर गए और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कि सर फेल कर गए। तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाई है फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, जिन लोगों का भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कि अब उन लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा फॉर मे 21 एग्जाम्स, कि मे 21 में उन्हें किस तरीके से तैयारी करके चलनी है। क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स कि सर अब क्या करना है, बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि सर क्या करे, व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन। तो उसी चीज को कंसिडर करते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। आप बड़ी ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, थोड़ी सी बड़ी जरूर रहेगी क्योंकि मैं इसमें डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ठीक है जी। अब कंफ्यूजन क्या क्या है इस समय। कंफ्यूजन ये है कि सर सिंगल ग्रुप दें, बोथ ग्रुप्स दें, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ गई है उस सब्जेक्ट की दिक्कत को कैसे दूर करें, या फिर कुछ बच्चों के कुछ पेपर एग्जाम्प्ट हो गए हैं तो वो सोच रहे हैं कि सर अब आगे जाके मैं बोथ ग्रुप्स के अप्लाई करूं या अभी सिंगल ही कर लूं। तो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और सर ये चीज जेन्युइन भी है क्योंकि टाइम रह गया है कम, लगभग 3 महीने आपके पास रह गए हैं। और प्लान ऑफ एक्शन आपका एक बढ़िया तरीके का एक्शन होना चाहिए, एक बढ़िया तरीके का प्लान होना चाहिए कि आप मई में सर अपने टारगेट को जरूर अचीव कर लो। देखो, गिरने का कारण या फिर कहते हैं ना फेल होने का कारण ये भी रहता है कि हमारी एक स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट आवर प्लान, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। देखो, पहली चीज तो सर काफी टाइम हो गया, मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज 13 तारीख को, लगभग 5 दिन हो गए आपका रिजल्ट आए हुए। तो नेगेटिव थॉट्स को तो अब आपको अपने माइंड से निकाल देना चाहिए और आई होप काफी हद तक निकल भी चुकी होंगी। जिन भी बच्चों की नहीं निकली है तो सर नेगेटिव थॉट्स को तो बिल्कुल दूर कर दो, अपने आप से दूर कर दो। मैंने वीडियो बनाई ही इसलिए लेट है क्योंकि सर थोड़ा सा परेशानी रहती है, दिक्कत रहती है। तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन सर हो गए वेस्ट, कोई बात नहीं, थोड़ा दुख होता है तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन छोड़ो। लेकिन अब नहीं सर, अब आपको लगना है पढ़ाई पे। एक चीज ध्यान रखना सर, अगर आप लोग फेल होते हो तो आपसे ज्यादा दुख, आपसे ज्यादा तकलीफ आपके पेरेंट्स को होती है। भले ही वो आपको दिखाएंगे नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर उनको भी पता है कि जो सीए कोर्स है दैट इज अ टफ कोर्स, इसमें सर ऊंच नीच ऊपर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो वो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे, वो कंसोल करते हुए यही कहेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे लेना। लेकिन इंटरनली उनसे पूछना कि उनको कितना दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि सर आसपास के जो लोग होते हैं ना, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत खराब है। वो पिन करते रहेंगे बार बार। वो क्या पिन करते रहेंगे बार बार कि भाई तुम्हारा बच्चा तो दिन रात पढ़ता रहता था फिर भी फेल हो गया। रिश्तेदार सर करते हैं ऐसी हरकतें, मोहल्ले पड़ोस के लोग ऐसी हरकतें करते हैं, बहुत लोग होते हैं सर, आपके फ्रेंड्स भी ऐसे बोलेंगे कि तू तो पढ़ता रहता था, तू कैसे फेल हो गया। रिश्तेदार बोलेंगे, मतलब एक कहते हैं ना कि फैमिली होगी या आप होगे सर, आप कहते हैं ना कि आप किसी को फेस कर नहीं पाओगे, बड़ी दिक्कत होती है। तो सर आपको ये दिक्कत अपने पेरेंट्स की और अपनी दूर करनी है। अब ये सब चीजें आपके हाथ में है, मतलब उनकी खुशी, उनका ये जो टाइम पीरियड है इसको सुधारना, वो सब आपके हाथ में है। तो पहले तो सर अपने आप से और अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर लो कि मुझे मे 21 में अपना एग्जाम किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में क्लियर करना ही करना है। ये ध्यान रखना। बात समझ में आती है? ठीक। कुछ बच्चों के माइंड में थॉट्स आती है जो सर 2-3 बार फेल हो चुके हैं, तो थॉट्स आने लग जाती है कि सर सीए छोड़ देता हूं, कोई और कोर्स पकड़ लेता हूं। ऐसी थॉट बिल्कुल भी नहीं लेके आनी, क्योंकि अगर आप इस टफ कोर्स में घुसे हो और इंटरमीडिएट तक पहुंच गए हो तो सर आप फाइनल तक और सीए बनने लायक हो। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि बच्चा फाउंडेशन में कंटिन्यूस टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स फेल हो रहा होता है, तो मैं उसको रिकमेंड कर देता हूं कि भाई आप एक काम करो, सीए कोर्स ना करके कोई और कोर्स कर लो। क्यों? क्योंकि दैट इज द अर्ली स्टेज। लेकिन आप फाउंडेशन पास कर चुके हो, अब आप इंटरमीडिएट में भी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आपकी नॉलेज तो है, लेकिन सर आपको एग्जीक्यूट, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आ रही, अपना एक प्लान बनाना नहीं आ रहा। तो आप ऐसा नहीं है सर सीए नहीं कर सकते, आप सीए कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है बिकॉज यू डोंट हैव अ गुड प्लान ऑफ एक्शन। वही चीज मैं आप लोगों को देने वाला हूं आज। ठीक, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते चले जाना। नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से दूर बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। जिंदगी में कोई भी चीज टफ नहीं होती है, जिंदगी में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है जो अचीव ना हो सके। सब कुछ अचीव हो सकता है, लेकिन यू नीड टू हैव सम पेशेंस, यू नीड टू गिव सम टाइम एंड योर हार्डवर्क। हार्डवर्क चाहिए सर, पेशेंस चाहिए और डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये 3 चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये 3 चीजें, ये 3 हैबिट्स अगर आपके अंदर आ गए तो सर आप कोई भी चीज, कोई भी टारगेट को बड़ी आसानी से अचीव कर जाओ। ठीक,
सर दिक्कत कई बार ये आती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसका क्या किया जाए? देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता वो तो आपको लगाना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको लगाना पड़ेगा। जब भी पढ़ाई में मन ना लगे ना, आंख बंद करके अपने पेरेंट्स का चेहरा विजुअलाइज कर लिया करो। मेरे साथ भी होता था सर, इट्स अ नेचुरल थिंग कि पढ़ते 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 बोर हो जाता है इंसान, पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर लगता है कि सर कल पढ़ूंगा, मतलब वो कहता है ना कि अपना आप अपने टारगेट को, अपने काम को डिले करते रहते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन आने लग जाती है कि सर कल देखूंगा, परसों देखूंगा, वो ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट होता रहेगा। लेकिन जब भी ऐसा हो, आईज क्लोज करके अपने पेरेंट्स का चेहरा अपने माइंड में, अपनी आंखों के सामने ले आया करो और देख लिया करो सर उनके चेहरे पे हमें लेके आनी है स्माइल। मैं भी सर यही चीजें करता था, आपको भी यही चीजें करनी है, ठीक। कई बार क्या होता है सर, पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं होता, या फिर बड़ा डिस्टर्बेंस है, या शोर शराबा ज्यादा है, ज्वाइंट फैमिली में खास करके जो लोग रहते हैं तो सर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, तो क्या करा जाए? देखो ज्वाइंट फैमिली में या डिस्टर्बेंस अगर ज्यादा है तो उनका तो एक ही कारण है, एक ही सॉल्यूशन है उनका, जिस टाइम पे कम डिस्ट्रैक्शंस हो उस टाइम पे पढ़ो। अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, जितना सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, 3-3 4-4 बजे उठ के पढ़ने की आदत डालो, और उसके बाद 3-3 4-4 बजे उठ के जितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो आउटपुट निकालो, पढ़ो, उसके बाद चाहे सो जाओ, उसके बाद चाहे सो जाओ, फिर आप शाम को उठ को रात को उठ के पढ़ो। यही सर, यही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। जिनके यहां पर डिस्ट्रैक्शंस, शोर शराबा, माहौल थोड़ा सा इस तरीके का है, जहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो वो तो सर कभी भी पढ़ ले, लेकिन आपको एक टाइम टेबल भी अपना बनाना पड़ेगा। ये सब चीजें मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। दूसरी चीज कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता, पढ़ते तो हैं हम, सारी चीजें करते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बेटा कॉन्फिडेंस आएगा व्हेन यू गिव योर मॉक टेस्ट, कॉन्फिडेंस भी आएगा लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूट टेस्ट कहीं से नहीं मिलते सर, कोई टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो, छोड़ दो। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनको सॉल्व कर लो सर, उनको सॉल्व कर लो। अपना टेस्ट खुद बनाने की आदत डालो, उससे आपको पता लग जाएगा सर किस टाइप का पेपर पैटर्न होता है। कोई भी दिक्कत आती है सर मुझसे मांगो, मैं भी टेस्ट बनाता रहता हूं, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज इन दैट। तो सर आपको थोड़ा सा आपको अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। कमी क्या है? कमी आपकी नॉलेज में नहीं है, आपकी मेहनत में नहीं है, आपके पढ़ने के तरीके में। देखो मेहनत, जो फेल हो रहे हैं ना, फेल होने वाले बच्चों में 90% बच्चा ऐसा है जो मेहनत करता है, सिर्फ 10% बच्चा ऐसा होगा जो एक्सेप्शन है, जो पढ़ के ही नहीं जाता, वो तो ऑब्वियसली सर फेल होगा ही होगा। लेकिन जो फेल हो रहे हैं उससे 90% बच्चा तो ऐसा ही है जो मेहनत करता है फिर भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेटजी, लैक ऑफ प्लानिंग। एक प्लानिंग नहीं थी, एक स्ट्रेटजी नहीं थी, एक तरीका नहीं पता था पढ़ने का, पेपर देने का, इस वजह से वो रहेगा। तो इस तरीके को आपको थोड़ा सा चेंज करके चलना पड़ेगा, ठीक। देखो जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आने भी चाहिए। बिना गिरे या बिना फेल हुए या बिना गिरे, बिना ठोकर खाए कभी भी इंसान ऊपर नहीं जा सकता। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन उठा लेना, सबकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरी जिंदगी में सर बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, अभी भी आ जाते हैं, लेकिन आपको उनको फेस करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। यू हैव टू फेस दोज हर्डल्स, आपको वो हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ठीक। मैं तो ये मानता हूं सर जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप पास हो गए तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, आप फेल हो गए उसमें भी कुछ अच्छाई होती है। क्या अच्छाई होती है? अगर आप फेल हो गए तो हो सकता है सर आपकी नॉलेज में भी कमी हो। इंस्टीट्यूट जान के फेल नहीं करता, इंस्टीट्यूट को पता है कि सर इस बच्चे की नॉलेज में थोड़ी कमी है। क्यों? क्योंकि आप क्या बनने वाले हो सर, आपके नाम के आगे 2 वर्ड्स लगने वाले, दैट इज CA, दैट इज CA। तो सर CA छोटी मोटी चीज नहीं है सर, बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी चीज है। आप परफेक्ट एक नॉलेजेबल पर्सन निकलने वाले हो, लेकिन नॉलेजेबल पर्सन बनने के लिए इंस्टीट्यूट पूरी आपकी चेकिंग कर लेता है, पूरा आपको टेस्ट कर लेता है कि क्या आप वहां तक पहुंचने लायक हो या नहीं। तो अगर आप फेल भी हो रहे हो तो उसमें अच्छाई यही है कि आपको थोड़ा और पढ़ने को मिलेगा, आपकी नॉलेज और सुधरेगी। जितना जितना चीजों को पढ़ते चले जाओगे उतना उतना आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है जी, चलो फिर तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन, वो हमें देखना है सर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो प्रॉमिस तो सर मुझसे ये कर दो कि आप अपनी तरफ से अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं चढ़ोगे, आप अपनी तरफ से पूरा 100% दोगे। देखो अपनी तरफ से पूरा 100% दे दो। फेल हुए हो ना तो सर फेल हुए तो आपने 100% नहीं दिया, ये तो मान लो, ये तो मान लो कहीं ना कहीं आपकी कमी जरूर रही होगी। तो आप लोग सर अपनी तरफ से 100% दे दो, आपकी सर अब बाकी सर ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो, ठीक। लेकिन आपको ये नहीं कि सर ऊपर वाला देख लेगा अपने आप, नहीं सर,
आपको पहले अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क 100% देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो सर अब मैं क्या करता हूं सर, कुछ ना सिनेरियो बनाता हूं कि आप देखना आप किसी ना किसी सिनेरियो में फॉलो करोगे। सीए इंटरमीडिएट की बात करूं, फाउंडेशन की सेपरेट वीडियो है, लेकिन यहां पर सिर्फ इंटरमीडिएट की डिस्कशन हो रही है। देखो सिनेरियो क्या बन सकते हैं, सिनेरियो मतलब पेपर दिए और क्या हो गया आपके साथ, उसके कुछ सिनेरियोज है मेरे पास। देखो पहला सिनेरियो आ सकता है कि बच्चे ने बोथ ग्रुप्स दिए, लेकिन उसमें पहला केस आ सकता है कि एक ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, एक ग्रुप पास हो गया और एक ग्रुप फेल हो गया। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है कि सर बोथ ग्रुप्स दिए, एक ग्रुप पास हो गया एक ग्रुप फेल हो गया। ठीक, दूसरा बच्चे ने बोथ ग्रुप्स दिए, बोथ फेल्ड। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा तो आप समझना कि दोनों में फेल हो गया, दोनों दिए लेकिन दोनों में फेल हो गया। ठीक, दूसरा, अच्छा इसी में एक चीज आ सकती है, थर्ड केस भी आ सकता है कि बच्चे ने बोथ ग्रुप्स दिए थे लेकिन गॉट एग्जाम्शन मिल गई सर, एग्जाम्शन मिल गई मतलब किसी 2 पेपर में एग्जाम्शन मिल गई, किसी एक पेपर में एग्जाम्शन मिल गई, या एक पेपर ग्रुप 1 का एक पेपर ग्रुप 2 का एग्जाम्ट हो गया, या 2 पेपर एक सिंगल किसी ग्रुप के एग्जाम्ट हो गए, वो भी एक सिनेरियो है यहां पर। ठीक, ये तो बात आ गई जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए थे। ओके, दूसरा आता है जिन्होंने गिवन सिंगल ग्रुप, एक ही ग्रुप दिया, सिंगल ग्रुप दिया और उनके साथ क्या हुआ, पास्ड इन दैट ग्रुप, पास हो गए सर, बहुत ही बढ़िया। एक ग्रुप दिया पास हो गया वो, अब अगला ग्रुप बाकी है, अभी उस पर आता हूं, एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप देख लेना सर आप कौन से केस में फॉलो करते हो, मैं सारे केसेस को डिस्कस कर दूंगा यहां पर। ठीक, आपने सिंगल ग्रुप दिया, आपका वो ग्रुप क्लियर हो गया। ठीक, दूसरा आता है कि गिवन सिंगल ग्रुप बट फेल्ड, वो ग्रुप आपका रह गया, मान लो फर्स्ट ग्रुप दिया था आपने और वो ग्रुप आपका रह गया। और थर्ड केस यहां पर भी बन सकता है कि सिंगल ग्रुप दिया, पास नहीं हुए लेकिन एग्जाम्शन आ गई, पास नहीं हुआ आपको वो ग्रुप लेकिन आपकी एग्जाम्शन आ गई है। हर चीज में थोड़ा सा सर प्लान ऑफ एक्शन चेंज होता चला जाएगा। और थर्ड सिनेरियो क्या बनता है, गिवन सेकंड ग्रुप मतलब आपका जो ग्रुप 1 था वो क्लियर था पहले ही, ऐसा भी हो सकता है ना कि ग्रुप 1 तो पहले ही क्लियर था लेकिन आपने सिर्फ सेकंड ग्रुप दिया, और क्या हुआ सर सेकंड ग्रुप में या तो आप फेल हो गए या आप पास हो गए, और थर्ड सिनेरियो इज एग्जाम्शन आ गई। ठीक है सर, यही सिनेरियो बन सकते हैं, दोबारा बता देता हूं, बोथ ग्रुप्स दिए, या तो एक ग्रुप पास हो गया एक ग्रुप फेल हो गया। दूसरा केस बोथ ग्रुप्स दिए दोनों में ही रह गए। तीसरा केस बोथ ग्रुप्स दिए लेकिन एग्जाम्शन आ गई, ठीक। दूसरा केस सिंगल ग्रुप दिया फेल हो गई, सिंगल ग्रुप दिया पास हो गया वो वाला ग्रुप, या सिंगल ग्रुप आपने दिया और आपकी एग्जाम्शन आ गई। और थर्ड केस पहला ग्रुप पहले ही आपका क्लियर था, सेकंड ग्रुप दिया उसमें आप फेल हो गए, या फिर सेकंड ग्रुप दिया आपका वो पास हो गया और सेकंड ग्रुप दिया और आपकी एग्जाम्शन आ गई। ठीक, अब एक एक चीज को उठाकर चलते हैं और एक एक चीज में देखते हैं कि सर हमें करना क्या है अब आगे। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना और ध्यान से सुनना, जल्दबाजी नहीं, वीडियो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाओगे। अगर जाना है तो सर पहले ही चले जाओ, लेकिन वीडियो आधी अधूरी छोड़ के मत जाना, क्योंकि बिना पूरी सुने आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, समझ में नहीं आएगा। देखो बोथ ग्रुप्स दिए, एक ग्रुप पास हो गया एक ग्रुप फेल हो गया, तो सर यहां पर तो सिंपल है, गो फॉर सेकंड ग्रुप, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। बोथ ग्रुप्स दिए थे, एक ग्रुप हमारा पास हो गया और एक ग्रुप हमारा फेल हो गया, तो अब May 21 में चुपचाप सर सेकंड ग्रुप की तैयारी करनी शुरू कर दो ना, पहले ही आप कर चुके होंगे तैयारी। अच्छा, इसमें मैं ये मान के चलता हूं कि मोस्टली बच्चा ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट कर चुका है, मोस्टली बच्चा ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट एग्जाम देते ही कर देता है। सिर्फ वही बच्चा नहीं करता जिसको पूरी श्योरिटी होती है कि भाई एक ग्रुप दिया था और वो फेल ही हो जाऊंगा मैं उसमें। यहां पर आएगा वो कि जिसने सिंगल ग्रुप दिया था और जिसको पता है कि मैं फेल ही हो जाऊंगा, जिसने अच्छे से नहीं दिया था, बिना पढ़े दे दिया था, ढंग से पढ़ के नहीं दिया था, तो वो नहीं शुरू करता, वो ग्रुप 1 पे दोबारा लग जाता है। वो सर अपने हिसाब से उसको पता है कि क्या करना है, ठीक। लेकिन जो बच्चा अपना ग्रुप 1 दे देता है, वो ऑलरेडी सर क्या करता है, सेकंड ग्रुप की तैयारी पेपर देते ही शुरू कर देता है, ठीक। तो बोथ ग्रुप्स अगर आपने दिए थे और आपका एक ग्रुप पास हो गया एक ग्रुप फेल हो गया, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, आप अपना May 21 में सेकंड ग्रुप आपको देना है, तैयारी करते रहो और आराम से क्लियर कर लो, ठीक।
अब इधर आ जाओ कि सर एग्जामिशन आ गई हमारी, मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे हैं इस समय ऐसे स्टूडेंट है मेरे से जो अकाउंट्स वगैरह पढ़ते थे, तो उनका सर कुछ बच्चों का अकाउंट्स और ग्रुप 1 में अकाउंट्स और कॉस्टिंग एग्जाम हो गया, कुछ बच्चों का सर अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंट्स और एफएम एग्जाम हो गया, कुछ बच्चों का सर अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट एग्जाम हो गया। मतलब इनमें एग्जामिशंस इस बार काफी आई हैं, तो बच्चे मेरे पास काफी सारे ऐसे हैं जिनका सर अकाउंट्स, कॉस्टिंग एग्जाम है। क्या करूं सर? अब वो बच्चे सर मुझसे पूछते हैं, अब मैं एक नाम नहीं लूंगा किस स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया और मैंने उसको ठीक से समझाया ध्यान से। वो कहता है कि सर मेरे ना ग्रुप 1 में अकाउंट्स और कॉस्टिंग एग्जाम है, अब क्या करूं, क्या मैं मई में सिर्फ ग्रुप 1 ही दे दूं? मैंने कहा भाई ये तो बेवकूफी है, सोचना मेरी बात, उसके 2 पेपर ऑलरेडी एग्जाम है ग्रुप 1 के, अब वो कह रहा है कि क्या मैं मई 21 में ग्रुप 1 ही दूं? मैंने कहा भाई ग्रुप 1 क्यों देना है, 2 ही तो पेपर है, ग्रुप 2 भी दो ना साथ साथ। ओवरऑल आपको कितना चाहिए सर? 400 नंबर चाहिए, 400 में से जो एग्जाम दोगे उतने मार्क्स काट दो, आपके एवरेज अगर देखोगे तो 40-50 नंबर पर सब्जेक्ट चाहिए, बड़ी आराम से क्लियर हो सकता है, मैं एक मोटा मोटा आइडिया लेता हूं, आपके मान लो 65 है 2 पेपर में एग्जाम हो गए, ठीक है, 65 कितना होता है 130, तो 400 में से 130 हटा दो, कितने बच गए 270, तो 270 नंबर चाहिए 6 पेपर में। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज लूं तो 45 से 50 के बीच में चाहिए पर सब्जेक्ट, तो क्या आप 45 से 50 पर सब्जेक्ट नहीं ला सकते? बड़ी आराम से ला सकते हो सर, बड़ी आराम से ला सकते हो। तो उन बच्चों के जिनकी एग्जामिशन आ रखी है उनको तो सर बोथ ही ग्रुप दे देने चाहिए, उनको तो आंख बंद करके बोथ ही ग्रुप दे देने चाहिए, उनको कभी भी इस ट्रैप में नहीं जाना कि मैं सिंगल ही दूंगा। अगर आपकी एग्जामिशन आ रही है तो सर आप अपने बोथ ही ग्रुप्स देंगे, ध्यान रखना इस चीज को, गो फॉर बोथ ग्रुप्स, क्योंकि आप पहले ही ग्रुप 2 की तैयारी कर चुके हो, तभी आपने बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक। तो आपको तो सर इस ट्रैप में जाना ही नहीं है कि मुझे सिंगल देना है या बोथ देना है, तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स, ये ध्यान रखना, ठीक। अब इधर आ जाओ सर, ये एक मेजर क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि सर बोथ ग्रुप्स दिए, दोनों में रह गए, ना तो कोई एग्जामिशन आई ना कुछ हुआ, क्या करूं सर? सोच समझ के डिसीजन लेना, आपने बोथ दिए, दोनों में रह गए, तो क्या करूं? देखो यहां पर थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर देखना पड़ेगा। अगर तो आपको लगता है, अपनी थोड़ी मार्कशीट को एनालाइज करो, आपको लगता है कि सर आप बहुत बेकार नंबरों से फेल हुए हो, मतलब बहुत बेकार समझ लो कि अच्छे नंबर नहीं थे आपके, बिल्कुल बेकार हालत थी, तो सर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दो, अभी बोथ के चक्कर में मत पड़ो। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हो सकता है बच्चे बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, ईगो में आके डिसीजन मत लेना, यहां पर बच्चों की ईगो फंसती है। यहां पर ईगो क्या फंसती है कि भाई मैं पहले बोथ ग्रुप दे चुका हूं तो अब मैं एक ग्रुप क्यों दूंगा, मैं तो बोथ का ही बनता हूं ना, मैं बोथ दूंगा। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। 6 महीने लेट हो जाएगा ना, कोई आफत नहीं आ रही, एटलीस्ट क्लियर तो होगा। यही बोथ के चक्कर में पड़े रहोगे, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आप अपनी मार्कशीट को, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो, 3 महीने बचे हैं, और देखो कि अगर आपके बहुत खराब मार्क्स हैं तो सिंपल एक ही ग्रुप के ऊपर जाओ। कोई नहीं कह रहा आपको बोथ ग्रुप्स दो, किसी ने नहीं बोला बोथ ग्रुप्स दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, एक ही ग्रुप के लिए जाओ। अगर फैमिली कहती है कि भाई बोथ ग्रुप दो, तो उनको समझाओ तसल्ली से कि पेरेंट्स को समझाओ कि भाई मेरे मार्क्स बहुत कम है, मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, तो पहले मैं एक एक करके दे दूंगा, बोथ नहीं हो रहे मुझसे, एक एक करके देने दो। और किसी भी फ्रेंड की, किसी रिश्तेदार की कोई बातें आपको नहीं सुननी। देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको पास करने में कोई भी मदद नहीं कर सकता एक्सेप्ट 3 पीपल, एक्सेप्ट 3 लोग, 3 लोगों के अलावा आपकी जिंदगी में कोई मदद नहीं करेगा कभी भी। ये लिख के ले लो मुझसे बात। पहले आते हैं आपके पेरेंट्स, आपका परिवार जितना आपका साथ दे देगा उतना कोई भी साथ नहीं देगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स आते हैं। दूसरे आते हैं सर आपके मेंटर्स। मेंटर्स मतलब वो लोग जो आपको गाइड करते हैं, चाहे आप उनसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। अब मेंटर सर क्या होना चाहिए? कोई भी मेंटर हो सकता है सर। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना मेंटर मानते हैं, ठीक, लेकिन मैंने बोला नहीं कि भाई मेरे को अपना मेंटर बनाओ। तो आपका मेंटर कोई भी हो सकता है, चाहे आप किसी से कोई सब्जेक्ट पढ़े थे, किसी से नहीं पढ़े थे, कोई आपका बड़ा भाई हो गया, कोई दीदी होगी, कोई फैकल्टी होगी, किसी को भी आप अपना मेंटर मान सकते हो। तो अगर आपने मेंटर माना है तो सर मेंटर की बातों को ध्यान से सुनना, वो अपने एक्सपीरियंस से ही आपको, वो कभी भी गलत चीज नहीं बताएंगे, वो आपको हमेशा सही चीज गाइड करेंगे, ठीक। लेकिन मेंटर एक लाइफ में होना बहुत जरूरी है, ठीक। और तीसरा जो पर्सन है वो जो आपकी मदद कर सकता है वो है आप खुद। आप अपनी मदद कर सकते हो, और कोई सर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी। देखो मोटिवेशन वगैरह जो कहते हैं ना कि इस समय मोटिवेशन मिल जाए, बच्चे
कई सारे इसी चक्कर में सर बैठे हुए हैं कि कहीं से मोटिवेशन मिल जाए, कोई हमें मोटिवेट कर दे, कोई हमें सर इंस्पायर कर दे। कुछ नहीं है सर ये सब चीजें, ये सब किताबें बातें हैं, किताबों में लिख दी गई है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होता, सब कुछ जो होता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी, ठोकर लग चुकी है ना, अब आपके अंदर से आवाज आएगी। जब तक आपके अंदर से ही आवाज नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये 3 लोगों की बात सुनना, और किसी की कोई दोस्ती, कोई यार, कोई अपना रिलेटिव्स, किसी की कोई बात नहीं सुननी, सिर्फ 3 लोग, पेरेंट्स, मेंटर और अपनी खुद के अंदर की आवाज। तो यहां पर मैं ध्यान से आपको बोलूंगा कि अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए थे तो अपनी सिचुएशन देख लो, अपने मार्क्स देख लो, अगर खराब हालत है, अच्छे नंबर नहीं है बिल्कुल भी, तो एक ग्रुप दे दो, डिसाइड कर लो कौन सा देना है, जिसमें आपकी तैयारी, जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो ग्रुप दे दो। सर कुछ ऐसा भी चक्कर है कि हमने ग्रुप 2 पहले दे दिया, ग्रुप 1 बाद में दें, कुछ नहीं होता सर। कौन कह रहा है ग्रुप 2, अगर आपको लगता है कि ग्रुप 2 मेरे को ज्यादा अच्छे से आता है तो पहले ग्रुप 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां पर आता है कि सिंगल ग्रुप दो अगर आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं है तो। हाँ, बोथ ग्रुप्स सर दोबारा बोध कौन दे सकता है? दोबारा बोध वो दे सकता है जिसको, जो या तो थोड़ा कई बार क्या होता है एग्रीगेट में रह गया कि सर पास तो मैं हो गया सब में, लेकिन एग्रीगेट में रह गया, तो एग्रीगेट बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एग्रीगेट बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो एग्रीगेट बनाने के लिए आप बोथ ग्रुप्स दो। या अगर आपको लगता है कि भाई मेरी तैयारी तो अच्छी है, मुझे सिर्फ एक रिवीजन चाहिए दोनों 8वें सब्जेक्ट की, जो कि मैं 3 महीने में कर सकता हूं, इतना सबको पता होता है कि इस समय वो कितने पानी में है, तो आप अपनी सिचुएशन को देख लो। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को आता तो सब कुछ है, थोड़ी सी मेरी अपना तैयारी में कमी थी, या थोड़ी मेरी प्रैक्टिस में कमी थी, या थोड़े मेरे कॉन्सेप्ट वीक थे, तो उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो और गो फॉर बोथ ग्रुप्स। बात समझ में आ गई? तो वो बच्चों की बात क्लियर होगी जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए थे कि अब आपको करना क्या है। ठीक, ओके जी। अब मैं आता हूं, अभी जाना नहीं है आपको भी, सुनते रहना सारी चीजें, ठीक, क्योंकि मैं एंड में जाकर कुछ चीजें और बताने वाला हूं। ये तो हो गया सर पहला सिनेरियो जिसमें बोथ ग्रुप्स दिए थे। ठीक, दूसरा सिनेरियो आता है जिसने सिंगल ग्रुप दिया था, उनको क्या करना है? देखो, जिसने सिंगल ग्रुप दिया था और उसका वो वाला ग्रुप पास हो गया है तो कुछ नहीं है सर, गो फॉर सेकंड ग्रुप। आपको तो सेकंड देना ही देना है ना, तो आपकी तो कहानी खत्म होगी। जिसने एक ग्रुप दिया था, मान लो पहला ग्रुप दिया था और पहला ग्रुप उसका पास हो गया, तो वो तो कुछ नहीं, पहले ही वो ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर चुका है, वो मई 21 में दूसरा ग्रुप देगा, काम खत्म। जिसने सिंगल ग्रुप दिया था और उसकी एग्जामिशन आ गई, सोचना ध्यान से, अब ध्यान से सोचना, जिसने सिंगल ग्रुप दिया था और उसकी एग्जामिशन आ गई है, वो क्या करेगा? ऐसे भी स्टूडेंट है मेरे पास कि दिया था एक ही ग्रुप, उसके 2 पेपर एग्जाम्प्ट, उसके 2 पेपर एग्जाम्प्ट हो गए। अब वो कह रहा है कि सर क्या मैं पहले ही ग्रुप दे दूं, मतलब पहले ग्रुप के बाकी पेपर दूं, या दूसरा भी लगा लूं साथ में? भाई साहब दूसरा भी लगाओ ना साथ में, क्योंकि आप दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर चुके हो। अब आपको पहले ग्रुप में 2 या 3 ही पेपर तो देने हैं, तो दूसरा ग्रुप भी साथ में लगाओ। थोड़ा सा आपको एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स यहां पर क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज करने पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, 3 महीने में सब कुछ करना है, लेकिन एफर्ट्स बढ़ा लो और गो फॉर बोथ। हो सकता है यहां पर आपको पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़े, पहले आप 8-10 घंटे पढ़ते थे, यहां पर आपको 12 से 14 घंटे भी पढ़ना पड़े, तो पढ़ो सर। एक बार की मेहनत है ये, 3 महीने की मेहनत है ये, 3 महीने अपने आप को अगर आग में झोंक दोगे तो सर कुछ शाइन करके निकलोगे, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपकी एग्जामिशन है तो आपको क्या करना है? एफर्ट्स थोड़े बढ़ाकर बोथ ग्रुप्स पे जाना है, सिंगल ग्रुप के चक्कर में मत पड़ना, कोई फायदा नहीं है, 3 महीने खराब है, 3 महीने 2-3 सब्जेक्ट में लगाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ा के 3 महीने सर बाकी सब्जेक्ट में भी लगा दो। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? ओके, अब इधर आ जाओ कि सर दिया था पहला ग्रुप लेकिन फेल हो गया। यहां पर काफी सारे बच्चे हो सकते हैं, यहां पर काफी सारे बच्चे हो सकते हैं कि मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था लेकिन फेल हो गया, अब क्या करूं? और मैं सेकंड ग्रुप की तैयारी भी शुरू कर चुका हूं, अब क्या करूं? कि मैंने पहला ग्रुप दिया और मैं सेकंड ग्रुप की तैयारी भी शुरू कर चुका हूं, अब मैं क्या करूं? देखो, मैं आपको पर्सनली तो गाइड करूंगा कि आप अभी सिंगल ग्रुप ही दो। सर व्हाट अबाउट सेकंड ग्रुप? क्या सेकंड ग्रुप को मैं क्लासेस रोक दूं? क्या क्लासेस अभी ना लूं? यस सर। देखो, आजकल मोस्टली बच्चा वीडियो लेक्चर्स फॉर्म में लेता है, तो जिससे भी आपने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं उनसे बोलो कि भाई आप मेरा जो अपनी वैलिडिटी है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो और मैं अपनी क्लासेस बाद में कंटिन्यू करूंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ऐसा कुछ करना है, थोड़ा सा अगर आपको चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि सिंगल ग्रुप दे दो, पहला ग्रुप दो और दूसरे ग्रुप का कोई एक पेपर पकड़ लो जिसको आप 60+ लेके आओ, जिसको आप एग्जाम करा के छोड़ो। थोड़ा सा सर ये अपना सब्जेक्टिव डिसीजन रहता है, जिसको मैं पर्सनली बोल देता हूं कि आप कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक,
कि पहला ग्रुप आपने अच्छे से दे दिया और दूसरे ग्रुप का आप एक पेपर, कोई भी एक पेपर ले लो। जनरली क्या होता है सर, सेकंड ग्रुप में स्कोरिंग पेपर अपना एफएम का है और एडवांस अकाउंट्स रहता है। तो एफएम या एडवांस अकाउंट जो कि प्रैक्टिकल पेपर है उसको आप पकड़ लो और उसको उसमें मेहनत शुरू कर दो अच्छे से, उसकी क्लासेस पूरी कर लो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आपका वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाए। देखो ये वाला डिसीजन यहां बच्चे भी ले सकते हैं, ये वाले बच्चे भी ले सकते हैं जो बोथ में फेल हो गए थे, जिनको लग रहा था कि सर हालत खराब ज्यादा है, तो वो मैंने उनको बोला था कि भाई एक ही ग्रुप देना है, वो भी ये सोच सकते हैं कि मैं सेकंड ग्रुप का कोई एक पेपर एग्जाम क्यों ना करवा लूं। थोड़ा सा मेहनत जरूर बढ़ेगी, लेकिन आप चाहो तो ये चीज कर सकते हो। तो सिंगल दे दो प्लस 1 पेपर ऑफ ग्रुप 2, इसको एग्जाम्प्ट कराने की कोशिश करो। लेकिन एग्जाम्प्ट कराने के लिए आपको सर 2 ही पेपर मदद करेंगे, एडवांस अकाउंट्स या एफएमई को, दोनों में से कोई भी पेपर आप चूज कर सकते हो। ठीक है जी, एडवांस या एफएमई को कोई भी पेपर आप चूज कर सकते हो। बात समझ में आती है? एडवांस और एफएम की सर हमारे पास ग्रुप 2 की पूरी क्लासेस अवेलेबल हैं। एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैं लेता हूं और मेरे पास ऑडिट का भी पेपर मैं लेता हूं। एडवांस और ऑडिट मेरे पास है। एफएम के हमारे पास ऋषभ सर हैं और अपना ईआईएस के हमारे पास सौरभ सर हैं। तो अगर आपको क्लासेस वगैरह चाहिए हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर इज 9717175748। आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर कोई ग्रुप 1 की भी क्लास चाहिए अकाउंटिंग वगैरह की या किसी और सब्जेक्ट की, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके चल सकते हो। दिस इज माई नंबर। ठीक, अब देखो तो ये समझ में आया कि सर सिंगल ग्रुप दिया था तो हमें किस तरीके से डिसीजन लेना है, सिचुएशन अपनी देख लेना अच्छे से। और थर्ड केस क्या आता है, थर्ड सिनेरियो क्या आता है, थर्ड सिनेरियो में हम आते हैं कि अगर मान लो सर हमने सेकंड ग्रुप दिया था, ये तो सर सिंपल सा सिनेरियो है, सेकंड ग्रुप दिया था क्योंकि हमारा ग्रुप 1 पहले ही क्लियर था और हम फेल हो गए। कुछ नहीं सर, सेकंड ग्रुप दिया था, फेल हो गए तो गो फॉर सेकंड, अच्छे से तैयारी करो ना, उसकी कमी ढूंढ लो, उसकी तैयारी शुरू करो। सेकंड ग्रुप दिया था, एग्जामिशन आ गई तो सर रिलैक्स ही हो गया, सेकंड की तैयारी करो। और सेकंड ग्रुप दिया था, पास हो गए तो सर वेलकम टू द सीए फाइनल, सीए फाइनल में आ गया। ठीक, अच्छा इधर ध्यान रखना, ये जो थर्ड सिनेरियो है ना, थर्ड सिनेरियो में बच्चे कहां पर फंस रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर हमारी आर्टिकलशिप चल रही है, हमारी आर्टिकलशिप चल रही है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप 1 क्लियर करके अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि मैं कभी भी बच्चों को रिकमेंड नहीं करता, मैं तो यही कहता हूं भैया इंटर पूरा क्लियर कर लो या आईपीसी पूरा क्लियर कर लो, उसके बाद ही आर्टिकलशिप शुरू करना। लेकिन ठीक है, जिसके ज्यादा टाइम लग जाते हैं वो सोचता है कि ग्रुप 1 के बाद मैं अपनी आर्टिकलशिप को स्टार्ट कर लेता हूं, तो कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है और आपने ग्रुप 2 दिया है और वो आपका क्लियर नहीं हुआ है या एग्जाम्प्ट हो गया है, तो सर आपको ग्रुप 2 पे दोबारा मेहनत करनी है। लेकिन अगर आपकी आर्टिकलशिप चल रही है तो सर आपको आर्टिकलशिप में टाइम ढूंढना पड़ेगा। टाइम क्या हो सकता है सर, 3 घंटे मॉर्निंग के और 3 घंटे रात के, ये 2 स्लॉट पिक कर लो। 3 घंटे सुबह के और 3 घंटे रात के, ये 2 स्लॉट पिक कर लो और इस स्लॉट पे मैक्सिमम आउटपुट निकालो। और एग्जाम आने से पहले कम से कम 15-20 दिन या 1 महीना, जैसे भी आपका अपना ऑफिस अलाउ करता है, 1 महीना तो लगभग मिल ही जाती है, 1 महीने की आप लीव लेकर अपनी चीजों को और पक्का कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो और क्लियर हो जाएगा। बच्चे सर बहुत परेशान हो जाते हैं, मेरी आर्टिकलशिप चल रही है मैं तो पढ़ ही नहीं पाता। ऐसा कुछ नहीं होता, आर्टिकलशिप चल रही है तब भी पढ़ सकते हो। आजकल कहीं कोचिंग में नहीं जाना होता, सारी कोचिंग घर पे अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन यू हैव टू सर, थोड़ा सा आपको एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है सर? आप तो ठीक है आर्टिकलशिप चल रही है, मेरे पास तो फाउंडेशन के भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑफिस कर रहे हैं, क्योंकि सर घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो ऑफिस चल रहे हैं, वो उनका ऑफिस चल रहा है, ऑफिस के साथ साथ वो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो सर उन पे देखो, वो आपसे बहुत छोटे हैं फिर भी वो ये चीज कर रहे हैं। तो सर आपकी तो आर्टिकलशिप चल रही है ना, आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई करो ना, क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चलो तो ये हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोस थे, मोर और लेस मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट रह गया है, कुछ भी आपको पूछना है या कोई भी सिनेरियो अगर आपको लगता है कि सर मेरा डिफरेंट है इससे, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मुझसे अपना टाइम लेकर फोन भी कर सकते हो। आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। ठीक, अब कुछ जनरल बातें सुनना ध्यान से। सर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, जिनके बोथ ग्रुप्स रहते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। देखो ग्रुप 1 में भी सर 2 पेपर ऐसे पिक कर लो जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छे स्कोर करोगे, और ऐसे ग्रुप 2 में 2 पेपर ऐसे पिक कर लो जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे। देखो ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है सर, स्ट्रैटेजी की बात करो, कई बार क्या होता है बच्चा बहुत सारे सब्जेक्ट में लगा रहता है लेकिन एग्रीगेट में रह जाता है या पेपर क्लियर नहीं हो पाते। वो यही कारण है सर, आप सब चीजों में मत लगो ना, आप हर ग्रुप के 2 पेपर पिक करो।
ग्रुप 1 से 2 पेपर निकालो, ग्रुप 2 से 2 पेपर निकालो, उनमें सर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के उनको तो 70-80 तक ले जाओ, और जो बाकी अदर 2 पेपर है उनको आप एवरेज भी रख लोगे तब भी आपका पास हो जाएगा। वो एग्रीगेट वाली दिक्कत कभी नहीं आएगी आपकी। अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, तो सर ग्रुप 1 में दो ही पेपर ऐसे हैं जो आपको ज्यादा स्कोर करवाएंगे, दैट इज योर अकाउंट्स एंड कॉस्ट, जिसमें बच्चों के सबसे ज्यादा स्कोर आता है अकाउंट्स एंड कॉस्ट। और ऐसे ग्रुप 2 में अगर मैं बात करूं तो 2 ही पेपर आपके हैं, दैट इज एडवांस अकाउंट्स एंड एफएम, जिसमें बच्चों का सबसे ज्यादा स्कोर आता है, क्योंकि ये कोर प्रैक्टिकल पेपर है। इनमें सर ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाकर इनको 70-80 के पार ले जाओ। कितना? 70-80 के पार ले जाओ। बात समझ में आ रही है? सर अगर एग्जाम हो गए हैं ये, तो फिर तो सर कुछ करना ही नहीं, फिर तो आपके लिए एफर्ट इतने है नहीं। ठीक, तो अकाउंट्स और कॉस्ट और दूसरे ग्रुप में एडवांस अकाउंट्स और एफएम, उसमें तो इतनी मेहनत कर दो कि सर 70-80 तक ले जाओ इसको। फिर आपके जो बाकी अदर 2 पेपर बचेंगे उसमें अगर आप 50-50 मार्क्स भी लेके आते हो ना, 50-55 50-55 भी लेके आते हो, 45-46 भी रह जाते हैं, तब भी आप क्लियर कर जाओगे, इतनी टेंशन नहीं रहती। लेकिन इन 2 पेपर में आपको एफर्ट अपने बढ़ाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज देखो, टाइम टेबल आप लोग अपने हिसाब से बनाओगे, मैं यहां पर कोई टाइम टेबल बना के दे दूं उसका कोई फायदा नहीं है, आपको टाइम टेबल अपना खुद बनाना आना चाहिए। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, जिस पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलता हूं इस बार ग्रुप 1 में बच्चों के टैक्स के पेपर में मार्क्स बहुत कम रह गए, क्योंकि टैक्स का पेपर थोड़ा सा बच्चे कह रहे थे टफ भी था और मार्क्स भी कम आए, अब पता नहीं जो भी वट एवर द रीजन। तो टैक्स में अगर आपकी दिक्कत है तो सर टैक्स को डेली पढ़ो, मतलब पेपर उठा लो वो वाला जिसमें आपके सबसे ज्यादा कम नंबर है, उसको डेली पढ़ना शुरू करो, और उसका जो डर होता है ना उसको खत्म कर दो टिल द एग्जाम्स तक, उसको अच्छे से उसके डर को खत्म कर दो। ठीक, अच्छा, कोर्स आपका कब तक रिवाइज हो जाना चाहिए? अब आपके पास जो टाइम बचा है वो सर आपके पास फेब बचा है, मोर और लेस आधा फेब बचा है, पूरा मार्च बचा है और पूरा अप्रैल बचा है, और मई में स्टार्टिंग में पेपर होते हैं। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं इसकी श्योरिटी नहीं दे सकता आपको, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर डिले होंगे, क्योंकि सर जनवरी वालों को तो अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, तो पेपर डिले होंगे ही होंगे। मोर और लेस वो मई के या तो एंड तक होंगे, या आप मान के चलो जून में स्टार्ट होंगे, जैसे भी होगा, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो मई ही पकड़ के चल रहा हूं। वो जो भी आपको टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, वो आपके लिए एक्स्ट्रा ही टाइम है। ठीक, तो मेरे पास मैं मान के चलता हूं फेब, मार्च और अप्रैल का टाइम बचा है। देखो, आप किसी भी हालत में अपना फेब और मार्च तक पूरा का पूरा कोर्स निपटा दो, कोर्स कंप्लीट कर दो। इसमें हो सकता है सर आपकी कुछ बच्चों की ग्रुप 2 की क्लासेस भी चल रही हों, ठीक, सारी चीजें उनकी चल रही होंगी, ग्रुप 2 की क्लासेस भी चल रही हो, या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो उनको पढ़ना हो दोबारा अच्छे से, तो आपके पास आधा फेब और पूरा मार्च पड़ा है। ये 1.5 महीना सर जी जान लगा दो, जी जान अच्छे से लगा दो, पूरा पूरा टाइम लगा दो सर, एफर्ट लगा दो, पूरे अपने हार्डवर्क लगा दो, और अपना कोर्स फेब मार्च तक अच्छे से कंप्लीट कर लो। सिर्फ ये नहीं कि सर लेक्चर देख लिया काम खत्म, नहीं सर, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। लेक्चर देखे, उसके बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अप्रैल के महीने में आपको क्या करना है? अप्रैल के महीने में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड टेस्ट, सिर्फ ये करना है। हर 2-2 दिन में रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे। मैं अप्रैल के महीने में फिर दोबारा आऊंगा आपके पास कि लास्ट के 1 महीने में इंटरमीडिएट की तैयारी कैसे करनी है आपको। बोथ ग्रुप की भी बात करूंगा और सिंगल ग्रुप की भी बात करूंगा, ठीक है? तो वो मैं लास्ट के 1 महीने की बात करूंगा बाद में, लेकिन अभी आपको मार्च तक का टारगेट लेके चलना है कि मेरे को 1.5 महीने के अंदर अंदर अपना कोर्स पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, सो दैट मैं अप्रैल के महीने में सिर्फ रिवीजन और टेस्ट ही दे पाऊं। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? तो सर ये मेरी तरफ से कुछ आपको एडवाइस थी, कुछ स्ट्रेटेजी थी जो आपको फॉलो कर लेनी चाहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9717175748, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कॉल कर लेना टाइम लेकर, तो मैं आपको कॉल पे भी सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है जी? देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कहते हैं लोग सर स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता। मेहनत का कोई शॉर्टकट किसी ने नहीं बनाया, जिंदगी में मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तब आप, क्योंकि मेहनत करोगे तो आपको कुछ स्मार्ट टेक्निक्स मिलेंगी, बिना मेहनत करे कोई स्मार्ट टेक्निक्स नहीं मिल सकती, ठीक है जी? चलिए फिर, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सर इसको लाइक करना, ठीक? अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके इंटरमीडिएट में रह गए हैं, सबके साथ इसको शेयर कर देना, ठीक? और सर इसी तरीके से आप लोग वीडियोस को और चैनल को प्यार देते रहो,
और स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। अप्रैल के महीने में आऊंगा, मार्च के एंड में वीडियो मिल जाएगी आपको कि लास्ट एक महीने में आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनी रखनी है। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।